जी, तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, हम कंटिन्यू करते हैं। साइबर एथिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बेसिकली ये है कि जी स्टडीज हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव एंड थिंक अबाउट एथिकल एंड रियल लाइफ सेटिंग। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशनल होती है, जजमेंटल नहीं होती। मिसाल के तौर पे, बेस्ड ऑन सोशोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिसर्च एग्जामिन कल्चर नॉर्म यूजर बिहेवियर कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब इसमें डजंट से व्हाट इज राइट और रॉन्ग, जस्ट पीपल बिलीव और डू। हेल्प अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड एथिकल एटीट्यूड इन टेक एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पे, अगर आप ये रिसर्च करना चाहें कि जी हाउ टीनेजर रिसीव ऑनलाइन पायरेसी और हाउ एम्प्लॉय जस्टिफाई बाईपासिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, तो ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर आता है। अच्छा, अब इसमें कोई गलत या सही नहीं है, लेकिन बेसिकली दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशनल कि आप ऑब्जर्वेशनल किसकी बेस पे करते हैं, डाटा की बेस पे। अच्छा, इसमें द प्रोफेशनल फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव बोथ इलस्ट्रेट नॉर्मेटिव इंक्वायरीज इनटू अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, प्रोफेशनल और फिलोसफिकल जो है वो नॉर्मेटिव इंक्वायरीज के अंदर आते हैं, वेयर एज नॉर्मेटिव इंक्वायरीज और स्टडीज आर कॉन्ट्रास्टेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। ठीक है, ये उसके साथ कॉन्ट्रास्टेड है। Descriptive stat investigates report about what is case. Normative inquiries evaluate situation from the vantage point of view of the question what out to be the case. तो डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेशन में हम जजमेंटल नहीं होते, हम बेसिकली डाटा की बेस पे एनालाइज करते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के प्रोसेस में एक सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल, ए कम्युनिटी वर्क फोर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी। एक नई जो है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है। अब सपोज ए न्यू टेक्नोलॉजी डिस्प्लेस 8,000 वर्कर्स इन द कम्युनिटीज। अब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये कहते हैं कि भी आपने 8,000 लोगों का रिस्क जो है वो बंद कर दिया, जॉब चली गई है। लेकिन if we analyze the issue solely in terms of number of jobs that were gained or lost in the community, our investigation is essentially descriptive in nature. अब वो निकाले गए हैं, सही निकाले गए, कता नज़र इसके, हम अगर इस तरह के सिनेरियो को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इन नेचर में आता है। वी आर सिंपली डिस्क्राइबिंग द इम्पैक्ट दैट टेक्नोलॉजी एक्स हैज टू कम्युनिटी वाई, यानी वेरिएबल एक्स की का जो इम्पैक्ट है वो वाई कम्युनिटी पे क्या है। इस तरह की जो स्टडीज होती हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स परस्पेक्टिव से देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस नॉर्मेटिव क्लेम्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं। कंसिडर थ्री assertion. Bill Gates served as the chief executive officer of Microsoft Corporation for many years. एक ये स्टेटमेंट है। दूसरी है, बिल गेट्स shouted should expand Microsoft product offering. Bill Gates should not engage in business practices that are unfair and to competitors. अच्छा, अगर हम इनको डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पे देखें, मिसाल के तौर पे क्लेम 2 एंड 3 आर नॉर्मेटिव। ठीक है, क्लेम 1 इज डिस्क्रिप्टिव, क्लेम 2 इज नॉर्मेटिव बट नॉन मॉरल। ठीक है, वो ऐसा नहीं कह सकते, वेल 3 इज बोथ नॉर्मेटिव एंड मॉरल। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट्स को या प्रॉब्लम्स को डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के जरिए परख सकते हैं। ये उसी की दूसरी एग्जांपल है, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव होता है रिपोर्ट और डिस्क्राइब व्हाट इज द केस, नॉर्मेटिव होता है डिस्क्राइब व्हाट आउट टू बी इन केस। और नॉर्मेटिव के आगे फर्दर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक नॉन मॉरल है और एक मॉरल है। अच्छा, नॉन मॉरल के केस में प्रिस्क्राइब और वैलिड द मैटर इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड सच एज स्पोर्ट्स। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर गुड पेंटिंग और आउटस्टैंडिंग एथलीट। ठीक है, मॉरल के केस में ये है कि ऑब्लिगेशन क्राइटेरिया जस्ट एक्शंस एंड पॉलिसीज, कि जी क्या चीज़ फेयर है, क्या चीज़ फेयर नहीं है। मॉरलिटी इसके ऊपर, एथिक्स के ऊपर क्या अप्लाई होती है। अब टू ब्रॉड एथिकल फ्रेमवर्क्स हैं, एक टेलॉजिकल है और एक डेंटोलॉजिकल। टेलॉजिकल ये कहता है राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर द गोल ऑफ डिजायर्ड एंड इज अचीव्ड, लुक एट द कंसिक्वेंस मे बी ओके और टू लाइफ। ठीक है, कि आपने अगर किसी को सही या गलत का फैसला करना है, ये डिपेंड करता है उसके गोल और उसके डिजायर पे। ठीक है, इस तरीके से जो डेंटोलॉजिकल है वो कहता है इज एन एक्शन राइट और रॉन्ग एक्ट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट हार्मिंग द इनोसेंट, कि आप किसी बेगुनाह को तो इस पे हार्म नहीं कर रहे। ठीक है, ये दो एथिकल फ्रेमवर्क हैं। अब द गुड ऑफ मैनी
का मतलब ये है, एट द कोर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एन एक्शन इज जस्ट बाय हाउ इट इफेक्ट द मैनी, द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इन द मैसिव नॉट द इंडिविजुअल। कि ये इन टोटलिटी जो है ये किस तरह से ये फ्रेमवर्क जो है वो एक्ट करता है। द गुड ऑफ इंडिविजुअल एट कोर टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एन एक्शन इज जज्ड बाय एन इंटरनलाइज कोड ऑफ बिहेवियर एंड मॉरल सिस्टम। ठीक है, इंडिविजुअल का जो कोर डेंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो मॉरल और बिहेवियर सिस्टम पे जो है उसको जज किया जाता है। अच्छा, ये एक थ्री स्ट्रेटजी अप्रोच होती है इन साइबर एथिक्स कि आपने किसी भी साइबर एथिक्स को किस तरह से अप्रोच करना है। मिसाल इसमें तीन स्टेप हैं, आप देख सकते हैं। इसमें स्टेप वन है, स्टेप टू है और स्टेप थ्री है। स्टेप वन के अंदर है आइडेंटिफाई ए प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग साइबर टेक्नोलॉजी और ए फीचर दैट इन द टेक्नोलॉजी दैट इज कंट्रोवर्शियल फ्रॉम ए मॉरल पर्सपेक्टिव। पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसका जो सेकंड स्टेप है, डिसॉल्व डिस्क्लोज एनी हिडन फीचर्स और द इश्यूज दैट हैव मॉरल इम्प्लीकेशन इफ द इशू इज डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव और उसको नॉर्मेटिव को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे द सोशल इम्प्लीकेशन उसकी क्या है, for relevant social institution or social demographic populations. If there are no ethical issues, then stop. अगर कोई ऐसा ethical issues नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ethical issue है तो फिर आप step 2 पे जाएं। ठीक है, step 2 पे आपने क्या करना है कि आपने analyze the ethical issue by clarifying the concept and situation in the it in context. If a policy vacuum exists, go to step 2B, otherwise go to step 3। मतलब अगर उसमें कोई ऐसी पॉलिसी या लॉ डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो फिर आप स्टेप 3 पे जाएं, अदरवाइज इसको आप इसको एग्जिट कर दें। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 ये कहता है डेलिब्रेट ऑन द एथिकल इशू। डेलिब्रेशन प्रोसेस रिक्वायर टू स्टेजेस। डेलिब्रेशन इसलिए की जाती है कि जो आपने साइबर एथिक्स का इशू डिस्कवर किया है उसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से उसको जस्टिफाई करना है। यही यही आगे के स्टेप। अप्लाई वन और मोर एथिकल थ्योरीज टू एनालाइज द मॉरल इशू। पहले आप देखें कि वो किन मॉरल इश्यूज पे वो कॉल करता है, तो फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई द पोजीशन यू रीच इवैल्यूएटिंग इट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आगे दिए हैं जिससे आपको इसकी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे फेशियल रिकग्निशन इन पब्लिक स्पेस। अब इसको अगर हमने साइबर एथिक्स इशू के तौर पे देखना है तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि साइबर आइडेंटिफाई द साइबर इश्यूज। पहले हम ये देखेंगे कि सिटी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल फेशियल रिकग्निशन कैमरा इन पब्लिक स्पेस। ठीक है, कर दिया उन्होंने इंस्टॉल। रेज कंसर्न अबाउट प्राइवेसी कंसेंट एंड सर्विलेंस, कि लोगों के इश्यूज रेज हुए कि भाई हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है, हमारी मर्जी के बगैर है और सर्विलेंस हो रही है हमारी। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? सिटीजन्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, टेक प्रोवाइडर्स हैं और एडवोकेसी ग्रुप्स हैं। अब आपने एक इशू आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने इशू को एनालाइज करना है। फिर आपने वही थ्योरीज अप्लाई की, यूटिलिटेरियनिज्म, डेंटोलॉजी और वर्चू एथिक्स माइट इंक्रीज पब्लिक सेफ्टी। बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या? प्राइवेसी की कॉस्ट पे ज़रूरी है। अच्छा, वायलेट राइट टू प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, वुड वुड ए गुड जस्ट पर्सन अप्रूव मैसिव सर्विलेंस विदाउट कंसेंट? क्या जनरल पब्लिक की सर्विलेंस जो है विदाउट कंसेंट की जा सकती है? अच्छा है या नहीं है? अच्छा, अब आपने इसके डाटा को एनालाइज कर लिया। फिर आपने स्टेप 3 में डेलिब्रेट और जस्टिफाई पोजीशन। पोजीशन आपने ली कि दी फेशियल रिकग्निशन पब्लिक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड विदाउट स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट एंड पब्लिक कंसेंट। ठीक है, ये फर्ज करें आपने पोजीशन ले लिया और साथ में आप उसकी जस्टिफिकेशन भी दी, बिकॉज इट रिस्क violating individual rights can lead to abuse. A moral ethical policy would involve transparency of and strict regulation। तो ये एक एग्जांपल है कि हमने एक रियल लाइफ इशू को एनालाइज किया और पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर एनालाइज किया, फिर हमने डेलिबरेट किया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो लोग कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, किस किस एम्प्लॉयज़ ने कौन सी वेबसाइट का विजिट किए, कितना टाइम स्पेंड किया एप्लीकेशंस पे। अब इसके अंदर अगर हमने साइबर इशू के तौर पे लेना है तो हम पहला कंसर्न ये देखेंगे कि इसमें कंसर्न क्या है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी वर्सेस प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। एम्प्लॉय कहते हैं जी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, जबकि कंपनी कहती है हमें प्रोडक्टिव मैनेजमेंट के लिए करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एथिकल क्वेश्चन को भी उन्हीं पैरामीटर्स पे हम देखते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में हमने उसके सारी थ्योरीज अप्लाई की और स्टेप 3 में हमने इस पे एक पोजीशन ले ली कि किस तरह से ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज हाउ द थ्योरीज आर एक्चुअली अप्लाइड ऑन द साइबर एथिकल इश्यूज। राइट, तो इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। होपफुली जब आप इनको दोबारा से डिटेल में देखेंगे जहाँ पे आपको मसला हो तो आपकी हेल्प करेंगे।